अस्सलाम वालेकुम। आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं उनका फंक्शन देखना है। तो हमने पीछे देख लिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स होते हैं। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये जो लिपिड्स होते हैं उनके ऊपर स्कैटर्ड होती हैं, उनके ऊपर बिखरी हुई होती हैं। और ये प्रोटीन आपको पता है दो तरह से उन लिपिड्स के ऊपर, जो लिपिड्स की बाय लेयर होती है या लिपिड्स की दो लेयर जो होती हैं, उनके ऊपर ये प्रोटीन्स किस तरह से अरेंज होती हैं। या तो ये बाहर वाली सरफेस पे उन लिपिड्स के साथ अटैच रहती हैं जिन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं, या तो वो उन लिपिड्स की जो लेयर होती है उन लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उन लिपिड्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं, उन लिपिड्स के अंदर दंसी हुई होती हैं। उनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये वाली जो मेंशन की हैं, ये कौन सी हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये वाली भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है और ये वाली भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब इन प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं प्रोटीन्स के जो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहला काम, ये प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट इन प्रोटीन्स के ज़रिए होती है और डिफरेंट मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके ज़रिए डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। और वो कौन कौन से मैकेनिज़म्स होते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं जिनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और उनमें हेल्प कौन कर रहा होता है? ये डिफरेंट प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, इन सब में ये प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती हैं और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को भी हम देखेंगे। इसके बाद ये जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है, इनको हम अगले लेक्चर में इलादा से डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वगैरह को। इसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स यहाँ पे एज अ एंजाइम काम करती हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर या इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो एंजाइम्स के तौर पर काम करती हैं, यानी बहुत सारी रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं जिसके नतीजे में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलती है जो फिर सेल के अंदर कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाती है। तो ये एंजाइम्स जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं जिनके ज़रिए या तो सेल कोई रिस्पॉन्स जनरेट करता है या इन एंजाइम के नतीजे में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनती है जो सेल के अंदर सिग्नल जनरेट करती है और जिसके नतीजे में सेल कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स एज अ रिसेप्टर के तौर पर भी काम करती हैं। रिसेप्टर के तौर पर कैसे? यानी कोई स्पेसिफिक केमिकल, कोई स्पेसिफिक सेल या कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस या हार्मोन्स वो इन रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करते हैं जिसके नतीजे में सेल को स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ये रिसेप्टर्स लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और ये प्रोटीन्स भी हो सकती हैं। और ये प्रोटीन्स ज़्यादातर पॉलीसेकेराइड्स या लिपिड्स के साथ अटैच होके ये रिसेप्टर बनते हैं। जब ये प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह के साथ या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच रहती हैं यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स या लिपोप्रोटीन्स बनती हैं तो फिर ये एज अ रिसेप्टर के तौर पर काम करती हैं। तो इस तरह से भी ये सिंपल प्रोटीन्स भी एज अ रिसेप्टर काम कर सकती हैं। इसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स एज अ एंटीजन काम करती हैं। एंटीजन आप समझ लें किसी स्पेसिफिक सेल की कोई पहचान होती है, यानी अगर ये सेल है, इस एक सेल की कोई स्पेसिफिक पहचान वो क्या होती है? उसकी एंटीजन होती है। इस एंटीजन को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन भी यानी अब 2 या 3 सेल हैं, अब किसी स्पेसिफिक केमिकल ने या किसी स्पेसिफिक सेल ने, अगर मैं कहता हूँ ये सेल है, इसने इन तीनों को रिकॉग्नाइज़ करना है। वो रिकॉग्नाइज़ इन तीनों को कैसे करेगा? इनकी सरफेस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक सेल सरफेस मार्कर होते हैं जो उन सेल्स के अपने होते हैं। तो एक जैसे सेल के ऊपर ये सरफेस मार्कर एक जैसे होते हैं। जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ये सरफेस मार्कर उन डिफरेंट सेल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वो सेल सरफेस मार्कर एज ए रिसेप्टर भी काम करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ या डिफरेंट सेल्स के साथ अटैचमेंट में भी हेल्प करते हैं और उनका काम सेल रिकॉग्निशन में भी होता है। कुछ स्पेसिफिक सेल सरफेस मार्कर एज अ सेल रिकॉग्निशन भी काम करते हैं, यानी
कि ये सेल जो आ रहा है ये इनको कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगा, इन स्पेसिफिक रिसेप्टर की बेस पे या इन स्पेसिफिक मार्कर्स की बेस पे, ये जो मैंने मेंशन किए। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स सेल रिकॉग्निशन में भी हेल्प करती हैं। इसके बाद ये प्रोटीन्स अटैचमेंट में भी हेल्प करती हैं। अगर किसी एक सेल ने, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस ने इस सेल के साथ या किसी स्पेसिफिक हार्मोन ने इस सेल के साथ आके अटैच होना है तो वो इन प्रोटीन्स की मदद से अटैच होते हैं। या इस सेल ने किसी सरफेस के साथ अटैच होना है तो वो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर या कुछ स्पेसिफिक सरफेस मार्कर्स की मदद से किसी दूसरे सेल के साथ अटैच हो सकते हैं। इसके बाद इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग मतलब एक टिश्यू के अंदर जो डिफरेंट सेल्स रहते हैं, एक टिश्यू के अंदर आपको पता है डिफरेंट सिमिलर सेल्स रहते हैं, वो सिमिलर सेल्स एक ही टिश्यू के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं कुछ स्पेसिफिक सेल सरफेस मार्कर की मदद से। और वो सेल सरफेस मार्कर्स ज़्यादातर प्रोटीन्स होती हैं जो एक जैसे सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और एक टिश्यू के अंदर एक जैसे सेल्स को अटैच रखती हैं। इस तरह से ये सेल ज्वाइनिंग में भी हेल्प करते हैं और सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी, सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे वो सेल के अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र करना हो या सेल से बाहर किसी सिग्नल को ट्रांसफ़र करना हो, तो इन प्रोटीन्स का उस सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस करना है वो कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को डिस्कस करना है, रिसेप्टर को, एंजाइम को और एंटीजन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जिनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है और वो उस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स हो सकते हैं, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। और दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। उसमें एक है चैनल प्रोटीन और दूसरी हैं कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन बेसिकली कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर पोर्स होते हैं, जिनके अंदर कुछ रास्ते होते हैं या जिनके अंदर कुछ चैनल होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं। ये चैनल किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस को उन पोर्स के ज़रिए सेल से बाहर या बाहर से सेल के अंदर आने में ये चैनल प्रोटीन हेल्प करती हैं। और जो कैरियर प्रोटीन होती हैं ये बेसिकली कुछ स्पेसिफिक ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो खुद किसी सब्सटेंस के साथ बाइंड करती हैं और फिर उनकी मूवमेंट करवाती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो चैनल प्रोटीन बाइंड नहीं करती, सिंपल पोर्स होते हैं जिनके ज़रिए सब्सटेंसेस मूव करती हैं। कैरियर प्रोटीन जो किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ बाइंड करती हैं और उन सब्सटेंसेस को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करवाती हैं। और ये कैरियर प्रोटीन सेलेक्टिवली मतलब डिफरेंट तरह की कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ अटैच होती हैं। और स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ बाइंड करती है जब उसकी सेल के अंदर ज़रूरत होती है उस सब्सटेंस की, और उसे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करवाती है। तो इन चैनल और कैरियर प्रोटीन का डिफरेंस हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो एज आ एंजाइम्स काम करती हैं, यानी बहुत सारे रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं जिसके नतीजे में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनती है जो फिर आगे या तो सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है या उसके नतीजे में कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो इस एंजाइम की इनकी एग्जांपल है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। और ये क्या करता है, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है और ये साइक्लिक एएमपी इसका रोल होता है सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में, या ये एज अ सेकंड मैसेंजर काम करता है। सेकंड
मैसेंजर बहुत सारे और भी सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं, जिसमें एक साइक्लिक AMP होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ये एज ए सेकंड मैसेंजर काम करता है। यानी अगर मैं कहता हूँ ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर कोई स्पेसिफिक हार्मोन आके बाइंड हुआ है। हार्मोन सेल को क्रॉस नहीं कर सकते, वो कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करते हैं। और जैसे ही वह हार्मोन किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर पे आके बाइंड हुआ, तो तब यहाँ पे ये जो एंजाइम था जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज, उसने क्या किया, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट किया, और वो हार्मोन जो भी सिग्नल लेके आया होता है, जो भी काम उसने करवाना होता है, वो फिर आगे साइक्लिक AMP सेल के अंदर जनरेट होता है, और वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो उस हार्मोन ने जनरेट करवाना होता है, वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ये साइक्लिक AMP जनरेट करवाता है। तो फर्स्ट मैसेंजर कोई स्पेसिफिक हार्मोन या कोई स्पेसिफिक केमिकल हो सकता है, और सेकंड मैसेंजर की एक एग्जांपल हमने देखी साइक्लिक AMP जो सेल के अंदर जनरेट होते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट हो सके। इस तरह से मैंने सेकंड मैसेंजर कहते हैं। तो फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन्स हुए। इसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स एज अ रिसेप्टर काम करती हैं, यानी सेल के ऊपर ये प्रोटीन अरेंज होके कुछ स्पेसिफिक साइट बनाती हैं, कुछ स्पेसिफिक जगह बनाती हैं जहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर आके बाइंड करता है। यहाँ पे एक और बात, हर एक रिसेप्टर के साथ कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस ही आके क्या करती है, बाइंड करती है। जब वो कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करती है, तो फिर सेल क्या करता है, कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है या कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे बहुत सारे हार्मोन्स ने कोई स्पेसिफिक काम जनरेट करवाना होता है किसी सेल से, तो वो हार्मोन किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट पे आके बाइंड करते हैं और वो सेल को स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे एक हार्मोन है इंसुलिन, उसने एक सेल के साथ जाके बाइंड करना है कि वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम करे या फिर ग्लूकोज को स्टोर कर ले, तो वो इंसुलिन इस सेल के ऊपर कैसे बाइंड करेगी, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर के ज़रिए बाइंड करेगी। तो इस तरह से ये जो रिसेप्टर होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो प्रोटीन्स ही हों, सिर्फ प्रोटीन्स ही हों, वो कोई ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकती हैं, यानी प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच रहती हैं, और कोई ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड्स के साथ अटैच रहते हैं वो भी एज अ रिसेप्टर काम कर सकते हैं। इसके बाद लिपोप्रोटीन्स भी एज अ रिसेप्टर के तौर पर काम कर सकती हैं। इसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स एज अ एंटीजन काम करती हैं। एंटीजन जो किसी स्पेसिफिक सेल की पहचान होती हैं, और इन एंटीजन का वर्ड हम कुछ स्पेसिफिक सेल्स के लिए यूज़ करते हैं जो बॉडी के अंदर बाहर से आए हुए होते हैं, और उन सेल्स के लिए जो बॉडी के अंदर बाहर से आए हुए होते हैं उनकी कोई स्पेसिफिक पहचान होती है। तो अगर वो पहचान प्रोटीन्स भी हो सकती है, लिपिड्स भी हो सकते हैं, तो ज़्यादातर ये प्रोटीन्स ही होती हैं। तो वो प्रोटीन्स जो सेल्स की पहचान होती हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीजन, और उन एंटीजन के अगेंस्ट फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है या फिर उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाता है ताकि वो बाहर से आने वाला कोई भी सेल या पैथोजन उसे क्या किया जाए, किल किया जाए। तो इस तरह से इन एंटीजन का रोल होता है इम्यूनिटी में या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में। और यहाँ पे एक और बात, हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको पता है कम्प्लेक्स फार्म में होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की फार्म में भी और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फार्म में भी। यानी वो कार्बोहाइड्रेट्स जो लिपिड्स के साथ अटैच रहते हैं उन्हें ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, और वो जो लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स के साथ अटैच रहते हैं उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये सेल की सरफेस बनाते हैं, सेल की सरफेस के ऊपर अटैच रहते हैं, और ये सेल सरफेस मार्कर होते हैं या सेल की सरफेस बनाते हैं। और ये ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन एज अ रिसेप्टर भी काम कर सकते हैं, ये एज अ
अटैचमेंट भी काम कर सकते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक साइट के साथ अटैचमेंट में भी इनका रोल होता है। इसके बाद ये इंटरसेलुलर ज्वाइनिंग में भी ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हेल्प करते हैं, और सिग्नल ट्रांसडक्शन में और सेल रिकॉग्निशन में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और ये जितने भी स्पेसिफिक सेल सरफेस मार्कर एक सेल के ऊपर होते हैं, वो एक सेल की क्या बनते हैं, पहचान बनते हैं, उस सेल की आइडेंटिटी बनते हैं। और इन सेल सरफेस मार्कर की मदद से एक सेल दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट होता है। तो इस वजह से हमने कहते हैं कि ये सेल सरफेस मार्कर एक सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे सेल से, जो डिफरेंट टाइप का सेल होता है। तो एक टाइप के सेल के ऊपर एक तरह के सेल सरफेस मार्कर होते हैं, और जो डिफरेंट होते हैं उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के सेल सरफेस मार्कर होते हैं। तो ये सेल सरफेस मार्कर सिर्फ प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, और सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स भी, समटाइम कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, या फिर ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती हैं। तो उनका रोल फिर हमने देख लिया, प्रोटीन्स का भी हमने रोल देखा, और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आगे हम डिफरेंट फंक्शंस देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के हवाले से, कि जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं उनके ज़रिए कैसे सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।